बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। आज की सबसे अच्छी खबर, यानी कि जब अच्छी खबर हो तो हमें चाहिए कि वो अपने नाजरीन तक भी पहुंचाएं। 17 साल बाद सैदू शरीफ का एयरपोर्ट बहाल कर दिया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद ये अरसे बाद, यानी 17 साल बाद ये हुआ है कि आज इस्लामाबाद से सफ़र किया है PIA के जहाज़ ने और उसने सैदू शरीफ में लैंड किया है। वज़ीर मवासलात और इसके साथ साथ ग़ुलाम सरवर ख़ान, मुराद सईद और ख़ुद वज़ीर आला भी इस सफ़र में मौजूद थे। ये पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है। याद रहे कि 2009 में इन इलाक़ों में एक भरपूर ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़, और उस वक्त जो हालात थे वहाँ के वो हम सब के सामने हैं। लेकिन उस वक्त की सियासी क़यादत हम याद रखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इत्तेहादी हुकूमत थी जिसमें पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी शामिल थी। उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान के सिविल अवाम ने तमाम इन पाकिस्तान की अफवाज के पीछे खड़े होकर यहाँ पर एक भरपूर ऑपरेशन किया और उसके नतीजे में यहाँ पर अमन कायम हुआ। और अब मौजूदा हुकूमत में 17 साल बाद ये वाक़या हुआ है कि यहाँ पर पहले PIA के जहाज़ ने लैंड किया है और उसके बाद ये इलाका जो है वो बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए भी खुल जाएगा। उम्मीद यही की जा सकती है और टूरिज़म होगी, सैर व सियाहत होगी और उससे पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला आएगा। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ सियासी फ्रंट पर हमें लग रहा है कि अब हुकूमत बहरहाल कुछ पुरएतमाद दिखाई दे रही है, क्योंकि PDM में जो नई पेशरफ्त हुई है, जो नई डेवलपमेंट हुई है, उसके नतीजे में शायद ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ फासले बढ़े हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी पहले सेनेटर मुंतखब हुए, फिर सेनेट के चेयरमैन के लिए वो इलेक्शन लड़े, वो नहीं हो सके, लेकिन आज 30 दस्तखतों के साथ वो अपोजिशन लीडर बन गए। इस मामले पर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात थे और PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा था कि PDM के अंदर यह तय हुआ था कि ये जो लीडरशिप है, यानी अपोजिशन की लीडरशिप है, ये मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। तो इन मामलात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ उसी अच्छी खबर से करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर कामरान बंगिश, जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर हैं। कामरान बंगिश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान बंगिश साहब, बताइए, आज एक बड़ा ये वाक़या है और एक बड़ी खबर है, किस तरह से आने वाले दिनों में हम इस खबर को ट्रांसलेट करेंगे बैनुल अक़वामी सैर सियाहत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, आपका शुक्रिया। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो खान साहब लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो टूरिज्म भी है। उनमें सबसे टॉप पे टूरिज्म है। हम ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल है कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक बूस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आपने अभी रिसेंटली देखा कि हमने स्वात एक्सप्रेसवे, जो सबसे पहली मोटरवे है किसी भी हुकूमत की, वो हमने बना दी, उसको फंक्शनल कर दिया। अभी रिसेंटली खान साहब ने उनका इफ्तिताह भी किया। फिर स्वात एक्सप्रेसवे फेज 2, पेशावर टू डीरे खान मोटरवे, चकदरा दीर मोटरवे, ये सारी चीजें जो है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से हैं। लेकिन हमारे पास ये डिमांड भी आ रही थी कि कुछ ऐसे शहर हैं डोमेस्टिक टूरिज्म के हवाले से, अगर लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से लोग आना चाहते हैं तो वो ट्रैवल टाइम को मजीद अगर कम होगा तो एक जो टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं वो ज्यादा आ सकते हैं। तो उसके लिए भी वजीर आजम साहब ने और वज़ीर आला साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इसमें, जिसमें मुराद सईद का भी अहम रोल है। हमने ये जो एयरपोर्ट है सैदू शरीफ एयरपोर्ट, इसको फंक्शनल करवाया अल्लाह के फजल से, और उससे आपने देखा कि आज पहली फ्लाइट में वज़ीर आला साहब खुद ट्रेवल किया उन्होंने, और जो एक्साइटमेंट अब हमारे टूरिस्ट एरियाज में है और उसमें ओवरऑल पाकिस्तान में जो लोग उसमें अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो स्वात अब इन रियल सेंस में ये कहता हूँ कि पहले कहा जाता था कि स्वात पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, अब मैं ये कहता हूँ कि चला स्विट्जरलैंड वाले कहेंगे कि हम स्वात हैं। इतना अब इसमें पोटेंशियल आ रहा है, आगे इकोनॉमिक एक बूस्ट आ रहा है, वहाँ की लोगों की मईशत जो है वो बड़ी बहाल होगी, यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी। पहली दफा लाखों लोग जो है वो विंटर टूरिज्म पे आए इस स्वात एक्सप्रेसवे की बरकत से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट जो है वो फंक्शनल हो गया, तो इससे मजीद ये टूरिज्म बढ़ेगी और वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्टॉप हुई थी, वहाँ पे एक क्राइसिस जो गुजर गया, उसके बाद ये एक उम्मीद की एक किरण के तौर पर ये सामने आ गया।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बंगिश साहब आपका हमें ज्वाइन कर रहे थे। बाकी मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवा दूं। हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं इस प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शर्मिला फ़ारूकी। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा आपको खुश आमदेद कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसर्रत जमशेद चीमा। मुसर्रत साहिबा आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदेद कहते हैं। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तारिक पीरज़ादा। तारिक पीरज़ादा साहब आपको भी बहुत खुश आमदेद कहते हैं, सीनियर तजज़ियाकार। शर्मिला साहिबा आपकी तरफ पहले मैं आऊँगा, इससे पहले कि हम सियासी गुफ्तगू की तरफ जाएँ, ये जो जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, यकीनी तौर पर आपकी भी उस ज़माने में हुकूमत थी और एक बड़ा फ़ैसला था जो उस वक्त किया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर पाकिस्तान की अफवाज पूरे अवाम ने मिलकर इदारों के साथ खड़े होकर ये जंग लड़ी। और आज जो खबर आई है कि 17 साल बाद ये एयरपोर्ट दोबारा खुल गया, टूरिज्म के रास्ते नहीं खुलेंगे, ये कितनी अहम खबर है आपके लिए भी? जी शुक्रिया जावेद साहब। देखिए बहुत खुशी होती है कि जब पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबर मिलती है और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज खास तौर पे सियाहत के हवाले से जब सामने आता है। देखिए आपने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जब ये ऑपरेशन किया गया, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने इस जंग को ओन किया और हमने एक नैरेटिव डेवलप किया जहां पर पाक अफवाज, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और अवाम, हम सब ने मिलके इसे अपनी जंग समझा और अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए हमने ये अहद उठाया, हमने पाक करना है। और पूरी कौम उस वक्त पाक अफवाज के पीछे थी, दुआएं थी, हिम्मत जती। और आप देखिए एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन वो हुआ और तारीख का वो एक हिस्सा है। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इंक्लूसिव जो है वो पॉलिटिक्स करती है, सियासत करती है, और जो भी अंदरूनी या बैरूनी मसाइल हैं उसकी ओनरशिप लेके अपनी कौम को, अपनी पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करके उसके बाद फैसले करती है, बाहमी फैसले। और सब देखिए कि उस वक्त की हुकूमत, पाक अफवाज, पूरी कौम इस फैसले के पीछे थी कि यस हमने ये जंग लड़नी है, ये जंग हमारी है। आपने मुफ्ती औकात में सुना होगा ये लोग को कहते हुए, मुफ्ती हुक्मरान कहते हुए हमारी जंग नहीं है, हम क्यों लड़े भाई, लोग तो हमारे मर रहे हैं, दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, लाशें हम उठा रहे। तो ये बहुत जरूरी था कि ये जंग हम लड़ते, अपने लोगों को बचाते, अपनी सरजमीन को बचाते। और आप देखिए कि आज कई सालों बाद वापस एक जिंदगी, मामूली जिंदगी आ रही है, फ्लाइट उतर रही है, एयरपोर्ट खुल गया है, सियाहत को फरोग मिल रही है। और इसी तरीके से देखिए कौमें तरक्की करती है। इस तरीके से अगर आप मुत्तहद हों और किसी फैसले के पीछे आप 100% खड़े हो जाएं और अपनी कौम, अपनी हुकूमत को और अपनी फौज का आप साथ दें, उसी तरीके से वो कौमें कामयाब रहती है। मुझे पर्सनली ज़ाहिरी बात है, मेरी जमात को भी इस बात की बहुत खुशी है। उस वक्त भी हमने बहुत अच्छा एक ऑपरेशन किया, बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ। हमारी पाक फौज को उस पर हमें सलाम पेश करना चाहिए। उसके बाद हमने लोगों को रिहेबिलिटेट किया, दोबारा से वहां पर लोग उनके घर बसाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी फोर्स के लिए, लेकिन ये हुआ क्योंकि पूरी कौम इसके साथ, इसके पीछे थी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया शर्मिला साहिबा। मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ में आऊँगा, क्योंकि ये ऐसा ऑपरेशन था जिसे मैंने खुद कवर किया। मैं खुद इन इलाकों में, मेरा ताल्लुक़ भी इन इलाकों से था और मैंने इसको कवर भी किया। कई महीनों तक मैं इन इलाकों में मौजूद रहा। वहाँ पे जो हालत थी वो वाकई बड़ी गंभीर सूरत हाल थी, लेकिन सियासी क़यादत और फिर उसके बाद असली तौर पे पाकिस्तान की जो हमारी फोर्सेस हैं, उन्होंने जिस दीदा दिलेरी के साथ ये जंग लड़ी और फिर अवाम इन इदारों के पीछे खड़े हुए, तो वहाँ से उन्होंने इन दहशत गर्दों का कला कमा किया और वो उस ज़माने में जब तहरीक तालिबान थी उसको वहाँ से ख़त्म किया। यकीनी तौर पर ये वो इलाके थे जो हमारे लिए सैर व सयाहत के इलाके थे, हमारे ज़र मुबादला के इलाके थे। मुसर्रत साहिबा, इस बात से ये साबित होता है कि जो कौमी मफाद के फैसले होते हैं उस पर बहरहाल जितने भी सियासी इख्तिलाफात हों सियासी जमातों के दरमियान, तमाम की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए सोचती हैं और वो खड़ी हो जाती हैं इदारों के साथ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। आज इंतहाई खुशी का दिन है और मैं आपको अपनी फीलिंग्स बताऊं, मैं अभी इसी वीक यानी कि इसी वीक मैं वापस आई हूँ सवात से। पूरा लास्ट वीक मैं सवात में थी अपनी फैमिली, बच्चों के साथ। और ट्रस्ट मी जावेद भाई, आई नो एवरीथिंग, बिकॉज हमारा अपना बिजनेस वहाँ पे सवात में था। और फिर जो हमारे मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे, मैं तो बल्कि मैंगोरा के पास एक गांव था, वहाँ पे भी हमारी दावत थी, हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे जो लोगों की स्टोरी सुनी, खैर पता तो तब भी था, तो वो सब कुछ मुझे बता रहे थे साथ साथ कि यहाँ पे लोगों ने
किस तरह से खूनी खेल हुआ, किस तरह से उन्होंने टेररिज्म को फेस किया। और आज मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ। मैं अभी 4 दिन पहले वहाँ से वापस आई हूँ, पूरा वीक रह के बच्चों के साथ, मेरे मियाँ हम सब वहाँ पे थे। अब तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि रौनकें बहाल हो गई हैं, वहाँ पे लाइफ है, वहाँ पे ज़िंदगी है। और यकीन माने कि हमने पूरी दुनिया का अगर आप कंपैरिजन करो अपने पाकिस्तान के साथ, देयर इज नो कंपैरिजन। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक एक जगह पे जाके फाबी अय्ये आलाई रब्बी कुमातु कज़्ज़िमान हम पढ़ते भी हैं। और यकीन माने इतना मज़े का हमारा ट्रिप था और इतनी माशाल्लाह रोड्स अच्छी बन गई हुई हैं। और आज हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और इसके पीछे जब आप स्टोरी देखें तो बहुत बड़ी और लंबी सेक्रीफाइस है। एंड आई एग्री विद शर्मिला कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ये सारा क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ से टेररिस्ट को निकाला, टेररिज्म फ्री किया इस इलाके को। अदरवाइज बड़ी मुश्किल हालात लोगों ने वहाँ पे फेस किया। आई डोंट वांट टू रिपीट, आज खुशी का दिन है, वो इंसिडेंट्स, वो स्टोरीज जो हमने वहाँ पे जाके सुनी, देखी। लेकिन अब तो वहाँ पे आप यकीन करें, हम कालाम गए, मालम जब्बा गए, माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि ये हमारी मोटरवे और रोड्स तो कुछ भी नहीं है। आप जो अभी दोबारा नहीं गए वहाँ पे जाके देखें। और वहाँ पे अमन है, सुकून है और किसी किस्म की कोई एक मिनट के लिए भी शायबा नहीं होता कि यहाँ पे चंद साल पहले हालात इतने मुश्किल थे कि दिन के वक्त भी इन लोगों का निकलना महाल था। लेकिन उसमें हमारे तमाम, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमारी पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, हमारा जिस मर्जी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक हो, और बिलखुसूस पॉलिटिशियंस वो अपोजिशन से हो तो अपोजिशन तो वेटिंग गवर्नमेंट होती है। हम पहले अपोजिशन में ही थे ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अपोजिशन में थे, पाकिस्तान और जी आप अपोजिशन में थे। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनमें हम एक हैं, एक कौम है। और अभी जो 23 मार्च की जो ये एक खूबसूरत तरीके से जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस ने ये परेड, ये एक हमारा इमेज, सॉफ्ट इमेज, रियल इमेज ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे गया है। और अब हमें, मेरा, आपका, हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम लोग खुद भी जाएं और अपनी टूरिज्म को, चूंकि अब हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है, और हम अपने खूबसूरत इलाकों को जाके हाईलाइट करें और लोग बाहर की दुनिया को बताएं कि देखिए हम कितने पुरअमन लोग हैं। ठीक है, मैं तारिक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, टूरिज्म के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन तारिक साहब, ये अहम सवाल ये है कि बड़े जब फैसले होते हैं, कौमी मफाद के फैसले होते हैं, ये हमारे सामने है ये सब कुछ। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ऑपरेशन राह निजात हुआ। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, धरना दिया 126 दिन का। लेकिन APS का वाक़या होता है, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करती है, तहरीक इंसाफ धरने से उड़ जाती है, वो हुकूमत के साथ बैठ के एक बड़ा फैसला करती है। उसके बाद फिर बाकी इलाकों में ऑपरेशन शुरू हो जाता है और हम अमन की तरफ बढ़ते हैं। और आज ये फैसला होता है कि हम अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम वहाँ के एयरपोर्ट को बहाल करें। ये ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि इन सारी हुकूमतों ने बुनियादी तौर पे जो एक बड़ी तस्वीर थी उसमें किरदार इनका बड़ा मस्बत था। बहरहाल देखिए, जो बात आपने और दीगर हजरात ने, ख़वातीन ने की है, जो हमारी बड़ी अहम शख्सियात हैं मुल्क की, तो बात बुनियादी तौर पर दुरुस्त है कि जब आप एक इज्तिमाई मफाद के लिए मुश्तरक इक़दाम उठाते हैं और मुश्तरक फ़ैसलों में से बड़े नताइज मुल्क के लिए हासिल करना चाहते हैं, तो उस इत्तेहाद से यकीनन बरकतें तुलू होती हैं और हम उसके फ़वाइद से बहरामंद होते हैं। चुनांचे आपने देखा, जैसे कि मुसर्रत अभी कह रही थी कि वो अभी वहाँ से आई हैं और एक रौनक है, एक ज़िंदगी है वहाँ पर, तो ये आसानी के साथ नहीं आती। ये अच्छा है कि सब हुकूमतों ने उस दौरान वहाँ पर ताउन किया और मुल्क के साथ चले। नतीजा ये कि उस मुश्तरका कोशिश का हासिल बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये है कि अगर ये बातें उस वक्त मुमकिन थीं तो ये बातें आज क्यों नहीं मुमकिन। अच्छा, पीपल्स पार्टी पर उस ज़माने में भी तनकीद थी, नून लीग पर भी उनके ज़माने में तनकीद थी, सब बातें थी। इसी तरह वो मुंतखब होकर आए थे, जिस तरह इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आए हैं। तो उस आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब मुंतखब हुए तो जरदारी साहब का अपना बयान था कि इलेक्शन तो उस क्या कहते हैं, हम सब 23 जमातें मुत्तफ़िक हैं कि सही नहीं हुए, लेकिन हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना है। तो उसी जमहूरियत के साथ
इस वक्त भी खड़े होना चाहिए। और बात तो ये है, आपको नहीं पसंद वज़ीर आज़म इमरान, ना सही, मुझे नहीं पसंद या पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमहूरियत का मतलब तो यही होता है ना कि अपने शदीद इख्तलाफात के साथ आप एक निज़ाम को चलने देते हैं, ये बुनियादी बात है। अब आज जो सूरत हाल हुई है, मैं आई डोंट वांट टू जंप द गन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मैं बात आगे नहीं करना चाहता। हाँ नहीं, मैं उसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये सबक भी है कि अगर माजी में सब कुछ मुमकिन था तो आज क्यों नहीं है। सिर्फ एक और इन जमातों में कुर्बानियां भी दी, लेकिन इस अमल के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी, लेकिन एक एहतसाब के लफ्ज से खौफजदा होके आप ताउन को खत्म कर दें, वो बात खतरनाक है। ठीक है शर्मिला साहब, आप जरा सियासत की बात करें। यूसुफ रजा गिलानी साहब तो आज सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। आप लोगों ने तो वादा किया था पीडीएम में कि, या कमिटमेंट की थी या जो भी, कि अपोजिशन लीडर जो होगा वो नून लीग से होगा। वो नून लीग तो बड़ी नाराज है, तो फिर पीडीएम तो ऐसा लगता है कि फिर पीडीएम में नाराजगियां बढ़ गई हैं। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। नेशनल असेंबली के अंदर जहां पर फीमेल की अक्सरियत है अपोजिशन जमातों में, वहां पर अपोजिशन लीडर उनका है। अब सेनेट के अंदर हमारी 21 सीटें हैं और इनकी 17 हैं। तो आप मुझे एक बात कि किसका हक बनता है। हमने तो ये बात पे उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, हमने भी कहा कि लेट्स सिट इन डिस्कस, लेकिन अगर वो बात पे ये वो जिद थे ऑपोजिशन लीडर का हो, तो हमारा तो है ना कि हम सही फैसला करें। और आप देखिए गिलानी साहब को के हवाले से ने सिग्नेचर्स किए और उनमें एतमाद दिखाया, तो जाहिर बात है भी नंबर, और वो अपोजिशन लीडर जो है वो नॉमिनेट हो गए। अब मसला ये है कि देखिए जहां तक पीडीएम ताल्लुक है तो पीडीएम अपनी जगह मुत्तहद है, लेकिन ऐसे डिस्कशन के फैसले नहीं समझती कि किसी किस्म का पीडीएम को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचेगा होगा। ये सोचने समझने की बात है कि जो सही फैसला है वो होना। देखिए और कमिटमेंट की जहां तक बात थी, कमिटमेंट ऐसा सच नहीं थी, बातचीत दूर हुई थी। बात तो ये भी हुई थी कि गिलानी साहब सेलेक्ट होंगे और मौलाना साहब डेप्टी जो है वो सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं हुआ। और जाहिर बात अब अगर आप देखें तो फिर अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर जो मेरिट पर भी और नंबर के हिसाब से भी पीपल्स पार्टी का। अच्छा, लेकिन इसमें शर्मिला साहिबा हुकूमत तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी कंफर्टेबल नजर आ रही है, पुरअतमाद भी नजर आ रही है, आराम से भी नजर आ रही है, और वो कहती है कि शायद हम इस वक्त जो पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग कोई थ्रेट बन सकेंगे हुकूमत के लिए, कोई चैलेंज बन सकेंगे, या फिर आप जाहिर है अब तो वो इस्तीफे वाला मामला खत्म हो गया, अब लॉन्ग मार्च भी नजर नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि हुकूमत अगर आप समझते हैं आपको बड़ी पुरअतमाद और बड़ी रिलैक्स नजर आ रही है कि उन्होंने कुछ बेच दिया है, मुल्क का दिवालिया निकाल। अभी जो स्टेट बैंक का अमेंडमेंट पे लेकर आ रहे हैं ये, आप अगर उसको पढ़ लें, आपने तो मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, आपने तो IMF को मुल्क बेच, आपने उस हद तक ऑटोनॉमी दे रहे हैं आप कि कल को आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, जितनी आपकी मुबादला होगा वो स्टेट बैंक का अख्तियार होगा कि वो फॉरेन डेट के अंदर दे। बोर्ड के अंदर एक भी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं होगा और ना ही हुकूमत वक्त किसी किस्म का कोई वहां से लोन ले सकेगी। आप जाएंगे कमाने से महंगे इंटरेस्ट के ऊपर आप वहां से लोन उठाएंगे, तो क्रेडिट फाइनेंसिंग की वो खत्म हो गई है। मुझे आप बताइए कि बिल पास हो जाता है तो क्या रहेगा, अब बिल मुल्क चलाना कौन चलाएगा? IMF मुल्क चलाए तो हुकूमत को पूरा तमाम ना, वो तो वैसे चला रही थी, अब तो रही सही कसर थी तो उन्होंने IMF को बेच दिया, खत्म हो गई कहानी। जहाँ तक पीडीएम के जो कामयाब हुए या जो फैसले कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए और हमें ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने, इलेक्शन भी लड़नी है, तो ये अगर आप आज की मुनासिबत से देखें तो ये बहुत दुरुस्त फैसले थे। उस वक्त यही कहा जाता था कि नहीं इस्तीफे दें। और पिछली पीडीएम की मीटिंग के अंदर जहां ये इस्तीफों को लॉन्ग मार्च के साथ जोड़ा गया, ये आज से पहले नहीं था, कभी भी ये बात नहीं हुई थी कि इस्तीफे देंगे तो लॉन्ग मार्च होगी। इस्तीफे अलग थे, आज अलग थी। और ये भी कहा गया था अगर आप पीडीएम के हवाले से 20 सितंबर की प्रेस रिलीज है
2020 की, उसमें कहा गया था हम तमाम जो आईनी और जमहूरी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं पार्लियामेंट के अंदर बाहर, उसको बरूए कार लेकर में नो कॉन्फिडेंस मोशन था। पीडीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर भी नहीं मानी। हम तो चाहते थे कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, लेकिन पीडीएम में बाकी जमातें नहीं मानी। तो देखिए इख्तलाफात होते रहे इशूज के ऊपर, लेकिन हमें के साथ आगे चलना पॉइंट पॉज है उसको पाए। ठीक है, मुसर्रत चीमा साहब आप फरमाइएगा, कोई चैलेंज है आपको अपोजिशन की तरफ से या पीडीएम की तरफ से हुकूमत को इस वक्त? आप महसूस करती हैं कोई चैलेंज, क्या नहीं करती हैं आप लोग? देखें जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि जब ये अपने ज़ोरों पे और बड़े बुलंदो बांग किस्म के दावे कर रहे थे और आर पार जलसों की बातें हो रही थी, तो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कितना को देखा था कि हम इन और हमारे बाकी भी जितने जो लोग थे, पहले दिन से जो हम बात कर रहे हैं एक एक करके वो सच साबित हो रही है। और ये ओवर एक्साइटेड थे, एग्जैजरेट कर रहे थे सिचुएशन को। जब हम उस चीज़ की तरदीद करते थे तो ये हमारा मजाक भी उड़ाते थे। और आप ज़रा इनके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, हम एक एक करके उनको मैं डिस्कस करती हूँ, तो फिर आप खुद ही मुझे आज बता दें कि मुझे परेशान कितना को होना चाहिए, जबकि वो सब हो गया है। अभी तो कुछ उसमें अब हम बाकी नहीं रहा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे स्टार्टेड फ्रॉम रिज़ाइंस, और हमने रिज़ाइन करना है, रेजिग्नेशन आएंगे, और फिर रेजिग्नेशन आए अपनी जमातों में लोगों ने, हमने सुना कि आए, इनकी पीएमएलएन में तो वो भी नहीं आए, क्योंकि मरियम के ऊपर उधर की जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको उनके ऊपर उनके मूड स्विंग्स और उनकी ये जो इमेच्योरिटी और इमेच्योर किस्म की उनकी जो हरकतें हैं, उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से आपने वो लतीफ़ा सुना ही होगा कि 2 रिज़ाइन पहुंच गए किसी तरह स्पीकर साहब के पास। और फिर उसके बाद मरियम ने कहा कि ये मुंह पे मारना अगर ये आपसे मांगे मेरे शेरों, वो शेर भी ना नज़र आए, ना वो रिज़ाइन कहीं किसी ने किया। और उसके बाद आर पार जलसा, घर घर जाके इन लोगों ने दावतनामे बांटे, लीडरशिप गलियों में खज्जल खराब हुई। और फिर जो पीएमएलएन का गढ़ था, और 11 जमातें अगर फी जमात 1-1 हज़ार भी बंदा लेके आते तो मेरा ख्याल है 11,000 बंदा होना चाहिए था। और मीनारे पाकिस्तान खाली था, और कॉन्फिडेंस का हाल ये था कि वो पता नहीं कितने लाखों का क्राउड कह रहे थे, और जो कुछ वहाँ पे स्पीचेस हुई और जो ड्रोन कैमरों ने कैप्चर किया। फिर रह गई बात, हम कहते थे ये डिवाइड, हम पहले हमने इनको पब्लिक की अदालत ये कहते थे कि मैंडेट हमारा है, ये इन्होंने चैलेंज किया हुआ था 2018 के इलेक्शन को। वो जब ये पब्लिक में निकले, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे विजडम के साथ इन लोगों को, जो हम लोगों ने अलाउ किया, उसके पीछे मसलियत ये थी कि अगर आपके पास अवामी मैंडेट है तो जाएं, अट्रैक्ट करें। और हुआ कि आज ही क्राउड पुलर। और क्राउड पुलर मुझे हंसी भी ईमान से आती है कि मतलब अरबों रुपए लगा के, और वहां पे जो 4 बंदे, ये ऐसे जो इनका गार्ड था, तख्त इसलिए जरूर इसको रिलेट इनसे किया जाता है। आज भी नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें इनके पास है, लाहौर की। फिर वहां से अगली स्टोरी सुने कि जी ये जो हम हमेशा बात करते थे कि अवामी जो मैंडेट वही है जो आपको मिला है, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। जब इनको तसल्ली नहीं हुई तो अवाम की अदालत में जाके डिजेक्शन भी ले ली इन्होंने। अब आगे बात कर लें जी। हम कहते थे, देखें इसमें 2 चीजें साबित हुई हैं। एक हमारा बयानिया वो ये था कि जब इनके जो लूटी हुई दौलत है उसके ऊपर हाथ पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, तो ये सब एक हो जाएंगे अपने जाती इंटरेस्ट के लिए। और ये इन्होंने किया, यानी कि 11 जमातों का जिन्होंने जो स्टेज शेयर किया, आप मान सकते हैं मौलाना वो है जो औरत की हुक्मरानी को हराम समझते थे। नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम, या पता नहीं मौलाना की लीडरशिप में मरियम है, एक तो ये कंफ्यूजन बहुत रहती है, हर कोई कहता है हमने पीडीएम बनाई, सारी जो बातें। फिर इसमें जो एक चीज हम बारहा कहते थे कि जो अपना, मैं कंप्लीट कर लूं जी अच्छा, उसमें जो एक और अहम इंटरेस्टिंग चीज है जिसपे मैं जरूर आप लोगों की तवज्जो डालूंगी, कि उसके बाद हमारा ये था कि ये आपस में किसी वक्त भी इकट्ठे नहीं है। इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो ये उसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, एक जबरदस्त किस्म का, अपने मतलब का एनआरओ लेने के लिए। फेटफ के मामले में इन्होंने ट्राई की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, नो, बिग नो, नो एनआरओ। फिर उसके बाद अगली जब इन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की वो आपको भी पता है कि मैं ऑपोजिशन में बैठना प्रेफर करूंगा, लेकिन मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मुशर्रफ साहब वाली गलती हम किसी सूरत नहीं कर सकते। तो कौन सी घबराहट ये कि ये आज दाल जूतियों में बटी सेनेट इलेक्शन में, उसके बाद जो आज ट्विटर अकाउंट माशाल्लाह से इनकी जो पार्लियामेंटेरियंस है पीएमएलएन की,
हिना, आपने देखा होगा कि शी सिटिंग एमपी है, वो मरियम की सोच, जो अल्फाज मरियम खुद इस्तेमाल कर रही होती है प्राइवेटली, वो पब्लिकली उससे कराती है। जो कुछ उन्होंने जरदारी साहब के लिए बोला, फिर मरियम ने जो बोला, जो बिलावल साहब ने बोला, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बात जो हमने की वो एक एक करके इन्होंने स्टोरी बोर्ड बनाया, खुद अपने हाथों से वो दास्तान रकम की। आज अब मुझे ये बताएं कि ये तमाम सियासी जमातें जो कहती थी कि हमने एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसा निकालना है, आज इनको इशू है नैब के ऊपर भी। भाई जब आपकी गवर्नमेंट थी, ठीक है मुशर्रफ साहब बना गए, उसके बाद किस किस की हुकूमत आई है, क्या आपने रिफॉर्म्स की, उसमें क्या आप बदलाव लेके आए? इलेक्शन प्रोसेस को ये आज भी इतनी डिटाई के साथ चैलेंज करते हैं कि रिग्ड है, फलाना है। कौन सा सिस्टम आप लेके आए? पूरी दुनिया में आप ये देखें कि आप ज्यादा दूर ना जाए, आप हमसाया मुल्क चले जाए। वैसे तो हमारा कंपटीशन रहता है, हमारी आर्म फोर्सेस तो उनका बड़े अच्छे से उनको धूल चटवाती हैं, लेकिन हम पॉलिटिशियंस ने क्या किया, जो रूल कर रहे थे पिछले चले 70 साल इनको नहीं मिले, जो भी अरसा इनको मिला उसमें हमने अपने पॉलिटिकल प्रोसेस तक को हमने अच्छा चले रिफॉर्म्स की आपने बात की और जिसको जो मैंडेट मिले सियासी वो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की आपने, रिफॉर्म्स की बात की, इस पर भी बात करते हैं। और फिर ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला सेनेट में जो मामला हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन को ऑफर दी गई है, उस पर अपोजिशन अभी तक जवाब नहीं दे पा रही, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, आप फरमा रहे थे प्रोग्राम से पहले कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तो ये कहा है, जो सेनेट में अब अपोजिशन लीडर हैं, कि हम इकट्ठे थे और इकट्ठे चलेंगे PDM के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ मामलात तो आपके सामने हैं मुस्लिम लीग नून के। वो एक हाफिज के साकी नामे का एक बड़ा मशहूर मिसरा है कि फरेब जेहोन क़िस्सा-ए रोशनास्त, कि धोखा जो है जो दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है, वो एक बड़ा वाज़े तौर पर साफ नज़र आता है कि ये दिन और रात में हम लोग जो काम करते हैं, इसमें धोखे को क़ुव्वत के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूरत हाल जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसके बाद असल में तो दयानतदारी का एक मुजाहरा ज़रूर होना चाहिए कि जब आपकी राहें अलहदा हो चुकी हैं तो आपको बाकायदा थोड़ी सी सियासत में दयानतदारी की अमलदारी को बहाल करते हुए, सियासत में दयानतदारी की अमलदारी को बहाल करने का वक्त आ गया है और आप अलहदा हो जाएं। क्या बुरी बात है? बिलाखिर पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं है और नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं और आपको अच्छा अब इख्तलाफ इस हद तक पहुंच गया है कि अगर मैं झूठ भी, तारिक पीरज़ादा झूठ भी बोलना चाहे तो झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं वो मुत्तहिद हैं। अब देखिए ना, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी शानदार बात की, बड़ी फलसफियाना सी बात की। वो कहने लगे देखिए छोटी छोटी बातों पर PDM को नहीं तोड़ा जा सकता। अच्छा, छोटी छोटी बात के सिलसिले में उन्होंने मिसाल ये दी है कि देखे ना, अब वो ऐसा है कि वो हम तो हो गए हैं, वो तो ये हो गया है, ये हो क्या गया है कि हमने नून लीग को
دوسرے الفاظ میں دھوکہ دے کر پس پش ڈال کر اپنی اکثریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فضل الرحمان صاحب کے اعلان کے برخلاف اپنے آپ کو منتخب کروا لیا ہے بطور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں نا. جی بالکل. جب ہم اکثریت میں ہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, کیوں نہ ہم یہ اختلاف تو ان کا ہے. میں کہتا ہوں جی بالکل ہے, اور اسی لیے سینٹ کے چیئرمین جو سیکریٹریٹ ہے اس نے ان کو حزب اختلاف کا چیئرمین بنا دیا. 30 دستخط دیے اور نون لیگ نے. لیکن اس کا خوبصورت حصہ یہ ہے جس پہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے صحافیوں کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا. کو ایسے کڑوے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں, بلکہ آج میں کہوں گا کہ صحافیوں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ کچھ سوالات پوچھے. تو جب یہ پوچھا سوال جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو کہنے لگے دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کے اوپر ہم پی ڈی ایم کو نہیں توڑ سکتے. یعنی اتنا بڑا دھوکہ دے کر, یا ان کے بقول یا انہوں نے جھوٹ بولا ہے نون لیگ نے, یا انہوں نے دھوکہ دیا ہے, کوئی تو ہے, آپ علیحدہ ہو جائیں. دوسری بات انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور کی, اس کا تعلق زرداری صاحب کے اس مقدمے سے ہے جس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف کیا تھا, جب انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں تو یہ خط نہیں بھیجوں گا سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں کو. ٹھیک ہو گیا. تو آج انہوں نے فرمایا اپنے کردار کی ایک بڑے پراسرار گوشے سے پردہ اٹھایا. انہوں نے کہا دیکھیں انہوں نے مجھے وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا تھا, لیکن 4 دن کے بعد ان کے لڑکے کی شادی ہوئی اور میں اس شادی میں شریک تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کردار کے میں اتنی لچک اور پختگی کی یہ انتہا کہ آپ بالکل بھی کسی مضبوط دیانتدارانہ موقف پر یا کسی اخلاقی موقف پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, دیکھیں ان کا لیڈر عدالتوں کے بقول, میرے بقول نہیں, آپ کے نہیں, وزیر اعظم کے کہنے کے مطابق نہیں, عدالتوں کے مطابق نہ صرف ایک مجرم ہے بلکہ مفرور بھی ہے. اتنی خوفناک بات ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ادھر سے نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, مفرور مجرم صاحب, وہ سب ٹیلی فون پر رابطے میں ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مصنوعی اتحاد کو جو دھوکے پر مبنی ہے, ایک دوسرے کے لیے, وزیر اعظم کے لیے نہیں, اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ بلاول نے وہ کون سی تعلیم حاصل کی ہے لندن میں جہاں بددیانتی کی تعلیم دی جاتی ہے, یا زرداری صاحب بھی کچھ عرصے لندن میں تعلیم حاصل کر کے آئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے گھر والوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ تھوڑی سی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. آخر ماکیاولی کی کتاب دی پرنس کا سارا اطلاق جو ہے وہ کیا پاکستان کی سیاست ہی پر ہو رہا ہے؟ شرمیلا صاحبہ, یہ بات کس حد تک درست ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ خدشات تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی آ جائے گی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین بنتے ہیں؟ پھر اس حوالے سے کسی ویڈیو کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب میں پھر سیاست کرے گی, بڑی اوپنلی سیاست کرے گی. ایک تو یہ معاملہ, اور ایک کیا یہ بات درست ہے کہ بس یہ ساری سیاست ہی ہو رہی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے, نہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی چیلنج ہے, یعنی اپوزیشن کی طرف سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے چیلنجز نہیں ہیں, حکومت کے اپنے کچھ چیلنجز ہیں جس طرف انہوں نے توجہ دینی ہے, لیکن کم از کم آپ لوگوں کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. آپ لوگوں نے بس یہ ایک سیاست ہی ہو رہی ہے اور جو اویلیبل سپیس ہے اس کے اندر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے جاوید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں پی ڈی ایم میں موجود ہیں وہ روایتی طور پہ تو ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے حریف بھی رہے. اچھا, اب یہ بات ہے نا کہ جی پی ولن کو یہ خدشہ تھا کہ جی ہم پنجاب میں سیاست کریں, ہم پنجاب میں سیاست چھوڑ, اور یہ تو ہر کسی کا اپنی ولن سندھ میں آ کے سیاست کر رہی ہے, کرنی چاہیے. دیکھیں نا, پورا ملک از آر کینوس. ہم تو سیاسی جماعتیں, سیاسی لوگ ہیں, ہم تو کوئی علاقائی سیاست نہیں کرتے. تو یہ تو بات رہی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو باہمی مشاورت سے حل ہو جاتے ہیں. کہیں پہ آپ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ڈیڈ لاک ہوتا ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹ طارق صاحب لائے اس پہ ہمیں اعتراض تھا, وی ور ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ دیٹ کیٹ, اور پی ایم ایل این سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہی تھی. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو,
पे भी नहीं मान रहे थे, तो हमने अपना फैसला ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक असल मकसद है या जो एक जॉइंट कॉज है उससे कोई पीछे हट गया है। दूसरी चीज ये है कि देखिए सियासत नहीं हो, यहाँ पर लोग भूखे मर, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, लोगों के घर में गैस नहीं है, लोग आटा नहीं खरीद पा रहे, तो आपकी मईशत है वो तबाह है, किसान है वो बर्बाद, आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो बैठ गई, आपका जो फॉरेन डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है, ये मुल्क जो है IMF को बेच रहा है। मुझे आप बताइए ऐसे वक्त के अंदर कौन सा वो सियासतदान होगा जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है कि वो इस हुकूमत से आवाम का छुटकारा दिलाने के लिए अपना जो है वो किरदार अदा नहीं करे? क्यों नहीं करे? देखिए हम इस मुल्क में है, ये मुल्क हमारी पहचान है, ये मुल्क हमसे है, हम इस मुल्क से हैं, हम देखते हैं लोगों को बिलखते हैं। आज मुतवासित तबके के लोग मिडिल क्लास लोग भी अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे, गरीब तो बेचारा बिल्कुल ही खत्म हो गया, पिसके रह गए। ना कोई निजी इंडस्ट्री चल रही है, ना कोई खारजा पॉलिसी, ना कोई दाखिला पॉलिसी है, ना कोई माशी पॉलिसी है, कोई जवाब देने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट चलती नहीं है, ऑर्डिनेंसेस के ऊपर गुजारा करते हैं। मुझे आप बताइए ना कि इस हुकूमत ने कहीं पर कोई स्पेस छोड़ी है अपने लिए? ये देखिए सबसे बड़े दुश्मन ये अपने आप के खुद हैं। ऑपोजिशन को सिर्फ इस वक्त इनकी जो गलतियां हैं और जो उनकी जो जिसे कहते हैं ना नाकामियां और जो उनकी नाअहलियां हैं वो उनको उजागर कर रही, लेकिन हर एक शख्स पाकिस्तान में इनके अपने जो इलेक्टेड एमएनएज हैं वो अपने हक़ में नहीं जा सकते, वहां पर जूते लेके अवाम इनका इस्तकबाल, दे कैन नॉट एंटर द। आपको पता है इनके अपने लोग नाराज हैं, सेनेट के इलेक्शन इनके अपने लोग इनके कैंडिडेट को नहीं वोट देना चाहते, हफीज शेख को नहीं देना था उनको वोट, वो कहते थे ये पीटीआई का जो है ये मेंबर है, आप क्यों दे, ये IMF को नुमाइंदा। और आज हुकूमत क्या है, अगेन वो स्टेट बैंक अमेंडमेंट आके IMF के हाथों मुल्क को बेच रही है। देखिए इनके अपने एमपीज इनसे नाला है। अब देखिए मुझे कहना पड़ रहा है, देखिए तो ये शर्मिला साहबा इजलास क्यों नहीं बुलाती उसका पार्लियामेंट का? मैं एक मिनट पार्टी इजलास क्यों नहीं बुलाती? मुसर्रत साहिबा की तरफ में जालूं, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ भी। मुसर्रत साहिबा, आप ये चैलेंजेस से निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कितनी तैयारी है? अब तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब और खातून अव्वल मोहतरमा अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, जल्द अज जल्द बीमार थे, अब तो वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ये चैलेंजेस तो आपके सामने हैं, हुकूमत के सामने। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब दुआ के लिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी जो मेरी बहन फरमा रही थी, तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये अपोजिशन में सेंटर में ज़रूर हैं, लेकिन एक सूबे के अंदर इनकी हुकूमत है और ये कोई 13वां साल है और मुसलसल इसी सूबे में इनकी हुकूमत है। तो ये जितना भी इन्होंने सिनेरियो यहाँ पे पेंट करने की कोशिश की है और उससे पहले भी इनकी हुकूमतें रही हैं, और अगर जहाँ पे KP में हमारी गवर्नमेंट है और जैसे कि पंजाब में और फिर ऑफ कोर्स सिंध भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट मुझे ये बताएं कि सिंध में इनको चाहिए, ये इन्होंने जो बातें की हैं मैं इनकी मान लेती हूँ, लेकिन अवाम और मीडिया इसको इसलिए नहीं मानेगा कि ये जो 2 साल 2.5 साल हमें मिले हैं ये सारा बिगाड़ पैदा करना इनका था, उसको हमने ठीक कितना किया, इस पे एक बहस भी हो सकती है, एक अच्छा डायलॉग हो सकता है कि हमने जो दावे किए थे उसमें कितने % ठीक किया। ठीक बहरहाल हमने किया और हर चीज़ को हम कर रहे हैं और हर चीज़ की डिमांड भी ये हमसे करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने करनी है, नैब को हमने ठीक करना है, पुलिस रिफॉर्म्स हमने करनी है, बिकॉज ये क्रिटिसिज्म हमें ये देते हैं, क्योंकि हमारे तो ये कैंपेन स्लोगन्स थे, तो हम इनको कहते हैं तसल्ली रखें, ये हम सारा कुछ करेंगे, पैरेलल वर्किंग है, आप आएँ, आप हमारे साथ बैठें, किन किन चीज़ों में आप खंदा पेशानी दिखा सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन जब ये हमें क्रिटिसाइज करते हैं, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के अंदर आज भी हुकूमत में, इनको चाहिए कि ये कहें कि हमने सिंध में ये किया है, आपने पंजाब और KP में क्या किया, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को पता चलेगा कि सिंध के अंदर कुत्ते के कांटे के ऊपर आज भी इनके उधर ऑनरेबल कोर्ट ने ये एक डिसाइड किया, तो रोज इनका कोई ना कोई MPA मुअत्तल होता है। बाकी जब मुअत्तल हो रहे थे कोई इशू नहीं था, जब फरियाल तालपुर साहिबा की मुअत्तली हुई तो इन्होंने बहुत रौला डाला कि जी ये कैसे हो गया, वैक्सीन तक तो यहाँ पे दी नहीं है। आप मुझे बताएं इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई सिंध में, इन्होंने कितने हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव किया, ठीक किया,
इन्होंने एजुकेशन के अंदर क्या किया पिछले 13 सालों में, और हमसे 2 सालों का पूछे, मैं इनको पंजाब का बताती हूँ मोहतरमा। हमने पूरे पंजाब की पॉपुलेशन को हम हेल्थ कवर देने जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों को हमने कर लिया हुआ है, पूरा केपी हमने कवर किया है। लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्पिटल्स। हमने जनूबी पंजाब के अंदर, पूरे जनूबी पंजाब में कोई बर्न सेंटर नहीं मौजूद था, हमने बहावलपुर में बर्न सेंटर बनाया। अगर कोई जलता था तो उनको लाहौर आना पड़ता था। फिर उसके बाद हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 5 बनाए हैं, और वहां पे माएँ जब आज भी पूरी दुनिया इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि जच्चा और बच्चा की आज के जमाने में भी मौत होती है, और पाकिस्तान में इनको बताया जाए कि कितनी मौत होती है। थर के अंदर आज भी बच्चे भूख से मरते हैं। बहरहाल पूरे मुल्क के अंदर ही ये बच्चों की खुराक की कमी का इशू है। फिर हमने अगर हम हेल्थ रिफॉर्म्स की बात करें तो हमने निश्तर 2 हॉस्पिटल मुल्तान से थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आज बड़ी इनके लिए खुशी का दिन है, वो अपोजिशन लीडर भी बन गए सेनेट में। उन्होंने मुल्तान को कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं दिया, हमने दिया कंप्लीट इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ एक प्रॉपर बड़ा हॉस्पिटल निश्तर से बड़ा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वो तमाम महरूम इलाके जिनकी तरफ कोई रोड बनाने को तैयार नहीं हुक्मरान होते थे, हमने वहां पे 35% टोटल बजट अपना रिंग फेंस किया और उनको दिया। अब आ जाते हैं सास प्रोग्राम के ऊपर। हमने पंजाब के, देखें याद रखें कि कभी भी पूरी दुनिया में सब्सिडीज या ये जो फेवर्स होती हैं ये टारगेटेड होती हैं, फॉर ऑल पॉपुलेशन होती नहीं, बिकॉज सारे डिजर्व नहीं करते। हम टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर, टारगेटेड जो हमारा एहसास प्रोग्राम है और मेरिट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने लाखों लोगों का डाटा निकाला जिसमें पॉलिटिशियंस, उनके नौकर, अफसर शाही, उनकी बेगमात, किस किस की एंट्री नहीं हुई थी बिस प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद सारी क्लीन अप सर्विसेज की हमें ये खुशी है, हमें ये फख्र है कि अवाम को तो हमसे तवक्कुआत हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मैंडेट दिया, उन्होंने हमें वोट दिया, हमें वो गवर्नमेंट में लेके आए। लेकिन बड़े हंसी के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हुक्मरानी करते रहे, और आज जब ये पाकिस्तान की बात करते हैं मुझे अफसोस इसलिए होता है कि जब पाकिस्तान के लिए कुछ ठीक करने का अमली नमूना पेश करने की बारी आती है तो ये झंडे दिखाते हैं, ये कहते हैं हमारा चोरी का माल, हमारे वो जो बाहर के मालो दौलत अंबार लगे हुए ढेरों ढेर, यानी कि क्या हसीन इत्तफाक है। आई वांट टू नो, ये रेसिपी हमें बताए सारी ऑपोजिशन कि ऐसा क्या हुआ इन दहाइयों में जिनमें इनकी हुकूमतें रही। मैं 70 साल बिल्कुल इनके नाम नहीं लगाती, कि पाकिस्तान का एक एक कामयाब इदारा फ्लॉप होता गया, नाकाम होता गया, बर्बाद होता गया। पीटीवी लो, आप रेलवे लो, आप पीआईए लो, स्टील मिल्स लो, और इनके कारोबार जो कि इनके बच्चों को मेरिट के ऊपर, मैं चैलेंज करती हूं कि इनको किसी अच्छे ओहदे के ऊपर नौकरी नहीं मिल सकती, अकामे सबने लिए हुए हैं। और सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि इनकी सबसे, अगर ये इधर हुक्मरानी करना चाहते हैं तो ये अपनी दौलत यहाँ पे क्यों नहीं रखना चाहते? क्यों इनके घर लंदन में है, क्यों इनके घर दुबई में है, क्यों इनके घर स्विट्जरलैंड में है? ठीक है, हुकूमत ने तो अच्छा, पहले ही उसके इनको बाद जो सबसे आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि वी आर हियर टू सर्व द पीपल। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी में, सिंध के अवाम की जिंदगी में जितनी बेहतरी ला सके हम लाएंगे। आपको पता है हमारा जो हाउसिंग वाला जो घर का मंसूबा वो सिंध में भी हम कर रहे हैं। हम जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, लास्ट वीक हमारे जो मिनिस्टर थे वो गए हुए थे, हम वो भी कर रहे हैं। कचरा भी उठाएंगे, नालियां भी कराची की साफ हम करेंगे, कूड़ा भी उठाएंगे, रिफॉर्म्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ अपोजिशन करते रहे, और जब भी मुल्क दुश्मन बयानियां जरूरत इनको पड़े वो दागते रहे। तो लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन को दावत भी दी हुई है, हुकूमत ने अपोजिशन को दावत भी दी हुई है कि आप आएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हमसे बात करें, नैब कवानीन में तरामीम पर हमसे बात करें। लेकिन अभी तक चूंकि ये मामला चल रहे थे सेनेट वाले, अब सेनेट में ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर का इंतखाब भी हो गया, वो भी हो गए, बन गए यूसुफ रजा गिलानी साहब। लेकिन असल मामला यह है कि कौमी एजेंडे पर अब मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक अपोजिशन का उस तरफ से भी जवाब नहीं आया। तो हम वे फॉरवर्ड फिर क्या होगा, आगे बढ़ने का रास्ता क्या होगा? देखिए, अगर तो किसी इत्तेहाद का मकसद हुकूमत को किसी अच्छी पॉलिसी की तरफ लेकर आना, दलाइल के ज़रिए अच्छी पॉलिसियों, मुल्क के मुफाद में हुकूमत वक्त को काम करने के लिए मजबूर करना, अगर मकसद मुश्तरक हो किसी इत्तेहाद का, तो फिर वो होना चाहिए जो आपने तजवीज़ किया है। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी इत्तेहाद का सरबरा फजलुर रहमान साहब हैं
جو پارلیمنٹ میں منتخب ہونے میں ناکام ہو گئے تھے وزیر اعظم کے ہاتھوں اور ان کی پارٹی کے ہاتھوں، ان کی انتقام کی آگ نے ان کو اس سیاست کو تشکیل دینے کی طرف مجبور کیا جس کا نام پی ڈی ایم ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کا مقصد کو ڈیم بنانا ہے اس اتحاد کا، حکومت کو مجبور کرنا کہ جناب آپ محمد ڈیم جو ہے یا بھاشا ڈیم جو ہے اس کے لیے آپ 500 ارب کیوں نہیں رکھتے؟ یہ لوگ تو ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے۔ حکومت کی بازو مروڑیں اور کہیں کہ جناب آپ اتنے فنڈ اس کے لیے لے کر آئیں ورنہ ہم سمجھیں گے کہ آپ ملک دشمن ہے۔ یہ اس طرف نہیں جا رہے، ایک ذاتی انتقام اور نفرت کی سیاست ہے جس کی سربراہی فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک احتساب کا عمل ہے جس کو غلیظ بنانے کے لیے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان اندرون سندھ کی صوبائی جماعت پیپلز پارٹی اور پنجاب میں ہاری ہوئی نون لیگ، تو یہ دونوں اس نقطے پر متحد ہیں کہ اگر احتساب کا عمل آگے چلتا ہے، اور میں آپ کے لیے اور سب کے لیے اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو مقدمات ہیں بڑے بڑے لیڈروں کے خلاف، وہ خالی الزامات سے گزر کر خالی الزامات سے، یہ فکرہ مکمل کروں، خالی الزامات سے گزر کر، فرد ہائے جرم سے گزر کر شہادتوں کے مسئلے پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، اور ان مقدمات کے ختم ہونے میں چند مہینوں سے زیادہ کوئی وقت باقی نہیں رہ گیا۔ بہت بہت شکریہ طارق پیرزادہ صاحب، شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، پورے ملک میں ان کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن مثبت سیاست کریں، ملک و قوم کے لیے سیاست کریں، اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے ساتھ عوام کے ریفارم کے ایجنڈے میں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹائیں، اور یقینی طور پر جو مثبت تنقید ہے اس سے ان سیاسی جماعتوں کو یا اپوزیشن کو کوئی نہیں روکتا، لیکن عوامی فلاح کے منصوبے اور عوامی جو ایجنڈا ہے اس پر سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔